तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, इस वक्त किन्नू में 81.1% हुआ मतदान। ये बड़ी और अहम जानकारी, निकाय चुनाव के लिए हुआ मतदान तो शाम 6 बजे तक हुई। 69.9% वोटिंग। रेवाड़ी में सबसे ज्यादा 84.6% मतदान। तो नागल चौधरी में हुआ 82% मतदान। झज्जर में 72, फिरोजपुर झिरका में भी 72% हुआ मतदान। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे निकाय चुनाव से जुड़ी, जहां निकाय चुनाव के लिए शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई तो वहीं रेवाड़ी में सबसे ज्यादा 84.6% मतदान हुआ। इसके अलावा झज्जर में 72%, फिरोजपुर झिरका में 71% मतदान हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति और रुक कर लेते हैं खबरों का। गुरुग्राम में पल्स पोलियो अभियान के तहत पोलियो बूथ पर दवा पिलाई गई। वहीं 20 और 21 जून को घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा दी जाएगी। बताया जा रहा है कि 2008 में नाहरपुर के गांव कासन में एक बच्चे को पोलियो होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद से अब तक जिले में कोई भी पोलियो पॉजिटिव नहीं मिला है। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर MP सिंह का कहना है कि भारत 2014 से पोलियो मुक्त हो गया था। बताया जा रहा है कि पोलियो का आखिरी केस पश्चिम बंगाल में 2011 में मिला था। गुरुग्राम में पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है और जल्द ही भारत पोलियो मुक्त होगा। आपको बता दें कि भारत में आखिरी पोलियो का जो केस था वो 2011 में पश्चिम बंगाल में मिला था। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि भारत देश जो है वो पोलियो से 2014 में मुक्त हो गया था, उसको सर्टिफिकेट मिल गया था। और अपने देश में जो आखिरी केस था वो पश्चिम बंगाल में था 2011 के अंदर। और उसके बाद से अभी तक कोई केस मिला नहीं है। उसके लिए हर साल जो है नेशनल राउंड और सब नेशनल राउंड किया जाता है। तो इसको देखते हुए 19 जून से सब नेशनल राउंड रखा गया है। और इसमें हमने जो हमारे हाई रिस्क एरियाज हैं, जहां झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स हैं, इस तरह से हमारा स्पेशल फोकस वहां होता है। खबर फरीदाबाद से है, जहां परिवहन मंत्री ने रिबन काटकर पोलियो अभियान की शुरुआत की। जानकारी के मुताबिक जिले में 4.25 लाख बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इस मौके पर फरीदाबाद के सिविल सर्जन के अलावा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अपने हाथों से नन्हे बच्चों को दवा पिलाई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पूरे देश में नौनिहालों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाने का अभियान शुरू किया गया है, जिससे उनका भविष्य में जीवन सुरक्षित हो सके। इस मौके पर आमजन भी वहां पर मौजूद रहे। तो फरीदाबाद में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया, जहां पर पोलियो अभियान की शुरुआत परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने की। तो वहीं उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में 2 बूंद जिंदगी का अभियान चलाया जा रहा है और जिससे नौनिहालों का जीवन भविष्य में सुरक्षित हो सके। और साथ ही तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी नौनिहालों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई। आज पूरे देश और प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान है, जो 2 बूंद का जो अभियान जो जीवन को सुरक्षित करता है। और फरीदाबाद में जो टारगेट CMO विनय गुप्ता जी ने जो टारगेट का है 4.25 लाख प्यासे बच्चों को दवाई पिलानी है। इस अभियान को 3 दिन गति के साथ, तेजी के साथ आम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये अभियान आने वाली पीढ़ी के लिए से एक वरदान सिद्ध है। फरीदाबाद में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते जिले में सक्रिय मामलों की संख्या 600 के पार हो गई है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। इस मामले में नागरिक अस्पताल के CMO डॉक्टर विनय गुप्ता का कहना है कि बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों को कोरोना के नियमों का पालन करना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार समय समय पर जांच के लिए नमूने भी भेज रही है, जिससे ये पता लगे कि कोरोना का
कौन सा वेरिएंट फैल रहा है और साथ ही उन्होंने लोगों से अपील किया है कि हाथों को सैनिटाइज करें और मास्क जरूर लगाएं। तो फरीदाबाद की खबर आपको बता रहे, जहां पर जिले में कोरोना का कहर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में सीएमओ विनय गुप्ता ने भी लोगों से अपील की है कि वो कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें, समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करें और साथ ही साथ मास्क का प्रयोग जरूर करें। तो कोरोना के मामले जो है उनमें एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो वहीं फरीदाबाद में भी 600 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है एक्टिव मरीजों का, जिसके बाद सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता ने भी लोगों से अपील की है और उन्होंने कहा है कि जिले में कोरोना का कहर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। साथ ही साथ टेस्टिंग को बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है और लोगों को कोविड की गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। हमारे कोरोना के मामले पिछले एक सप्ताह से बढ़ रहे हैं। 574 मरीज कल तक हमारे थे और आज 92 मरीज सेग्रीगेट हो गए हैं। तो नंबर अभी बढ़ रहे हैं तेजी से, लेकिन हमारे जो भी मरीज आ रहे हैं उनके अंदर BA.2 वैरायटी के ही निकले हैं सारे मरीज, जो कि हमारे यहाँ पर प्रेवलेंट है इन दिनों के अंदर। अब हम सभी मरीजों की जिनकी CT वैल्यू 25 से कम है उन सभी का या क्लस्टर जिस एरिया के अंदर क्लस्टर्स आए उन सभी की जीन सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, जिससे कि हमें पता पड़ सके कि ओमिक्रॉन की किस वैरायटी के मरीज हमारे पास आ रहे हैं। उनकी रिपोर्ट हमें जल्दी ही प्राप्त हो जाएगी और हम सभी को हिदायत दे रहे हैं कि दोबारा से कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, जिसके अंदर 2 गज की दूरी, फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग और मास्क लगाने के लिए सभी को कह रहे हैं। हमें दोबारा से कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है, जिससे कि हम इसे फैलने से रोक सकें और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी पता कर सकें कि कहाँ पर पॉजिटिव मरीज है और उनका उसी समय ये सब कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, उसके स्प्रेड होने से हम रोक सकें। फरीदाबाद में स्टेट क्राइम की लगातार कार्रवाई के बाद भी बाल श्रम के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला जिले की 1 नंबर मार्केट से सामने आया है, जहां अलग अलग दुकानों पर काम करते नाबालिग बच्चों का स्टेट क्राइम ब्रांच और CWC की टीम ने कार्रवाई करते हुए 10 बच्चों को रेस्क्यू कर बाल मजदूरी से मुक्त कराया और बाल मजदूरी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गए। वहीं आपको बता दें कि बाल मजदूरी रोकने को लेकर सरकार ने कड़े कानून भी बनाए हैं, साथ ही बाल मजदूरी को लेकर नुक्कड़ नाटक करके लोगों को जागरूक करने का काम किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे फरीदाबाद की, जहां पर बाल श्रम का मामला सामने आया। CWC ने रेस्क्यू में 10 बच्चों का रेस्क्यू किया है और साथ ही साथ उन दुकानदारों पर केस भी दर्ज किया गया है जिनकी दुकानों पर ये बाल करते थे, उनकी दुकान पे काम किया करते थे, उन दुकानदारों पर भी केस दर्ज किया गया है। आपका क्या नाम है? दुलारी। कौन सा बच्चा है? सूरज। कहाँ से लाए इसको? कृष्णा नाम है। वैसे कृष्णा प्यार से नाम से बुलाते हैं कृष्णा उसको। बुलाते हैं उसको प्यार से। अच्छा, कोई बात नहीं। तो मैं क्या नानी हूँ उसकी। कोई बात नहीं, कैसे लाए बच्चे, क्यों लाए बच्चे को? मुझे क्या पता अरे क्या भैया, लाया। मार्केट में मार्केट में काम कर रहा बच्चा। अच्छा, उसी के पास मतलब रहते उसी हैं के वो। पास छोड़ दिया। अभी पापा खत्म हुए थे, मैंने दुकान पे ना उसका पापा, मैं नानी हूँ। अच्छा, मम्मी पापा नहीं है उसके? कोई नहीं है उसका। 2 साल की उसकी माँ मर गई, मैं ही पालती थी उसको। अब बच्चे मेरे रोटी दे सकते हैं ना, बच्चे लगते कपड़े में। बेटा तू कहीं काम पे लग जाओ बस। कितनी उम्र है बच्चे की? अब ये 1 मई से ना 17वीं में लगा। मजबूरी है आपकी, मतलब काम कराना है बच्चे से? क्या करूँ, जब पेट है तो काम कराना पड़ा है। मेरे बच्चे के लिए भी तो कोई देखो लगता है, कपड़ा है। मेरा भी एक ही बेटा है।
अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे विरोध के मद्देनजर फरीदाबाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर बल्लभगढ़ पहुंचे और उन्होंने पुलिस को उपद्रवियों से निपटने के लिए दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस कमिश्नर ने चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले और किसी भी तरह का उपद्रव करने वाले किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। साथ ही कहा कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो अग्निपथ योजना को लेकर जहां पूरे देश भर में उपद्रवी जो है वो देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे, तो वही बल्लभगढ़ में भी पुलिस जो है वो अब अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। पुलिस कमिश्नर ने प्रशासन को भी सख्त दिशा निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं कि उपद्रवियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा पलवल दौरे पर रहे। बताया जा रहा है कि पलवल में यमुना किनारे अवैध रेत की शिकायत मिली थी। ग्रामीणों की शिकायत के बाद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने गांव राजपुर और दोषपुर का दौरा किया। तो वही एक्शन मोड में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा नजर आए। मुझे बार बार जानकारी मिली कि जो बागपुर चौकी है और चांद थाना, इसके अवैध खनन हो रहा है और अवैध खनन यहाँ पे जो बागपुर चौकी है ये उसका रास्ता है और राजूपुर गांव का ही रखवा है। हम यमुना नदी के बीच में हैं और यमुना नदी के बीच में यहाँ से अवैध खनन हो। पलवल में दर्दनाक हादसा हो गया। मामला अमरपुर चौकी के तहत गांव हसनपुर का है, जहां दो युवतियों की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बिजली की हाई वोल्टेज की तारें युवतियों के घर के छत के पास से होकर गुजर रही हैं, जिसके चलते हादसा हुआ। वहीं हादसे के चलते घटनास्थल पर इकट्ठा हुए ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। लोगों की माने तो हाई वोल्टेज बिजली के तारों को हटाने की कई बार शिकायत होने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, जिसके चलते ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। तो पलवल की ये खबर आपको बता दें, जहां पर बिजली के तारों से दर्दनाक हादसा हुआ है। करंट लगने से दो युवतियों की मौत हो गई। तो वहीं इस हादसे के बाद से ग्रामीणों में भी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। खबर चंडीगढ़ से है, जहां जेवलिन थ्रो में भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है और भारत को सोना दिलाकर विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में चल रहे कुओटान गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है। नीरज ने पहली थ्रो में ही 86.69 मीटर दूरी पर भाला फेंका और सोना जीतने के लिए काफी रहा। कोई भी खिलाड़ी उनकी बराबरी नहीं कर पाया और नीरज ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। तो स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने फिर से एक बार कमाल करके दिखाया। उन्होंने भारत को एक बार फिर से गोल्ड दिलाकर विश्व में भारत का परचम लहराया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक चंडीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने पेट्रोल डीजल को लेकर बने हुए हालात पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से आम लोगों को फायदा देने के लिए पेट्रोल पर वैट ड्यूटी घटाई गई, लेकिन कुछ गैर बीजेपी शासित राज्य उसका फायदा जनता को नहीं दे रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस यूक्रेन की लड़ाई की वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो चंडीगढ़ में पूर्व राज्यपाल राम नाईक का बयान सामने आया। उन्होंने पेट्रोल डीजल पर बयान देते हुए कहा कि लोगों पर महंगाई की मार को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट घटाए हैं, लेकिन कुछ गैर शासित बीजेपी सरकारें जो है वो राज्य जो है वो इस वैट को कम नहीं कर रहे हैं और जिससे लोगों को जो है वो फायदा नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि रूस यूक्रेन कि वॉर होने के बाद से ही पेट्रोलियम के प्रोडक्ट जो है उन पर लगातार जो है उनके दामों में इजाफा हो रहा है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख कर लेते हैं खबरों का। प्रदेश में 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं में शहरी सरकार बनाने के लिए वोटिंग हुई। झज्जर में भी सुबह से पोलिंग बूथों पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। इस दौरान झज्जर से विधायक गीता भुक्कल ने वार्ड 18 में अपने पति के साथ वोट डाला। इस दौरान बीमारी से पीड़ित लोग भी वोट डालने पहुंचे। वहीं पहली बार वोट डालने वाले छात्राओं में खुशी दिखाई दी। तो झज्जर की तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां पर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हुई। तो वहीं विधायक गीता भुक्कल भी वहां अपने पति के साथ वोट डालने के लिए पहुंची और खासा उत्साह वहां पर पहली बार वोटिंग करने पहुंचे छात्राओं में देखने को मिला। आपने देखा होगा चुनाव के दौरान जो है ज्यादातर मंत्री यहाँ पर आए हैं, बहुत लोगों ने वोट मांगने का काम किया है, लेकिन उन्होंने डॉक्टर्स की कमी की बात हो, यहाँ पर सफाई व्यवस्था की बात हो और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा झज्जर की बात हो, उसमें झज्जर शहर में काफी ज्यादा मूलभूत सुविधाओं की काफी अभाव रहा है। लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के साधन है उसकी भी काफी ज्यादा दिक्कतें रही हैं। 2 घंटे की बारिश में ही हमारा पूरा शहर जो है वो जलमग्न हो गया। सीवरेज और पीने पानी की बहुत बड़ी एक समस्या यहाँ पर रही है। तो हम ये चाहते हैं कि हम लोगों ने विपक्ष के होने के नाते पूरा प्रयास किया है, हरियाणा की विधानसभा में आवाज उठाने का प्रयास किया है। हमारे झज्जर नगर परिषद के चेयरमैन बनेंगे और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ का संपूर्ण विकास हो। प्रदेश भर में निकाय चुनाव शाम 6 बजे शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गया। तो वहीं बात करें वोटिंग परसेंटेज की तो झज्जर शहर में 72% वोटिंग हुई और झज्जर में जिला प्रशासन ने निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाया और कड़ी सुरक्षा के बीच में ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो गई। वहीं 22 जून को चुनाव के परिणाम घोषित होंगे। अब देखना यह होगा कि किसके सर पर जीत का ताज होगा। इस दौरान पुलिस अधिकारी डीएसपी राहुल देव ने बताया कि कुछ बूथों पर झगड़ा होने की सूचना मिली थी, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। निकाय चुनाव के लिए शाम 6 बजे तक शांतिपूर्ण वोटिंग कराएगी और अब सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। 22 जून को नतीजे सामने आएंगे और उसके बाद ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर किसके सर पर जीत का ताज सजेगा। हरियाणा के 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के लिए वोटिंग हुई, जिसमें मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी दर्ज कराई। इस दौरान कई जगहों पर विवाद की खबरें भी सामने आई तो कई जगहों पर फर्जी वोट भी डाले गए। हालांकि पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा और स्थिति को काबू में किया। यानी कुल मिलाकर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए। मतदाताओं ने अपनी उम्मीदों के साथ उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर दिया। अब 22 जून को ईवीएम खुलेगी और साफ होगा कि किसके सिर ताज सजेगा और किसको हार मिलेगी। हालांकि जो है वो चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से कराए गए। पुलिस बल जो था वो इस मौके पर हाई अलर्ट पर रहा, प्रशासन हाई अलर्ट पर रहा और शाम 6 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो वोटिंग कराई गई। तो वहीं बुजुर्गों ने और दिव्यांगों ने भी बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया। उन्होंने भी अपना मत का प्रयोग किया, वो भी मतदान केंद्र में पहुंचे और इस दौरान पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आया। निकाय चुनाव को लेकर बरसात के दौरान भी मतदाताओं में जोश दिखा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग का समय दिया गया था। तो वही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ भी देखने को मिली। इन सब के बीच दिव्यांग मतदाताओं में भी वोट करने का जोश दिखा। अब आइए आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं जहां दिव्यांगों ने मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान किया। तो बरवाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, नारनौल, नरवाना और रानिया की तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां पर दिव्यांग भी मतदान केंद्रों पर पहुंचे और उन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मौके पर प्रशासन भी काफी अलर्ट नजर आया। परिजन जो है वो अपने बड़े बुजुर्गों को लेकर वहां मतदान केंद्रों में पहुंचे, दिव्यांगों को लेकर मतदान केंद्रों में पहुंचे और दिव्यांगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला।
निकाय चुनाव को लेकर बरसात के दौरान भी मतदाताओं में जोश दिखा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग का समय दिया गया था, तो वहीं मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ भी देखने को मिली। इन सबके बीच दिव्यांग मतदाताओं में भी वोट करने का जोश दिखा। आइए आपको अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखाते हैं जहां दिव्यांगों ने मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान किया। तो झज्जर, करनाल, कुंडली और नारनौल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बुजुर्गों ने मतदान किया, दिव्यांग मतदान करने के लिए पहुंचे और इस दौरान जो है उनके परिजन उनको लेकर मतदान केंद्रों पर पहुंचे और बुजुर्गों ने और दिव्यांगों ने भी चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपने मत का प्रयोग किया और साथ ही साथ उन्होंने लोगों को यह भी संदेश दिया कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें, मतदान जरूर करें। तो 4 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। झज्जर, करनाल, कुंडली और नारनौल की 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर बुजुर्गों ने चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए मतदान केंद्रों में पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया। नगर निकाय के दौरान बारिश के बावजूद भी नारनौल में मतदाताओं में जोश देखने को मिला। मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें नजर आई। वहीं कई जगहों पर फर्जी मतदान की खबरें भी सामने आई। बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं में भी उत्साह नजर आया। तो वहीं कई पोलिंग बूथों में ऐसी खबरें भी सामने आई कि किसी का वोट डालने से पहले ही डल चुका है, तो वहीं किसी को जीवित होते हुए भी मृत दिखा दिया गया। इससे न केवल वोटर्स के अंदर बल्कि कैंडिडेट्स में भी विरोध जो है वो करते हुए नजर आए। संवेदनशील और अति संवेदनशील पर पुलिस की तैनाती रही। कई जगहों पर वार्ड में ढिलाई भी नजर आई। नारनौल में लगभग 72,000 मतदाताओं ने नगर परिषद के चेयरमैन प्रत्याशी के साथ साथ 30 वार्डों के पार्षदों के भाग्य का फैसला किया। प्रदेश भर में नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव के लिए मतदान हुआ। शाम 6 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया जारी रही। तो वहीं गोहना में नगर परिषद के चुनाव में 46,500 वोटर्स ने प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला किया। गोहना के एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने अलग अलग केंद्रों पर जाकर हालातों का जायजा लिया। इस दौरान सभी बूथों पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से वोटिंग हुई और किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। तो गोहना की खबर आपको बता रहे जहां में प्रदेश भर में निकाय चुनाव के लिए मतदान को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। और वहीं आपको बता दें कि एसडीएम ने भी शांतिपूर्ण तरीके से जो है वोटों का इलेक्शन पीसफुली चल रहा है। सभी पोलिंग बूथ्स के ऊपर टीमें सतर्क हैं और प्रशासन की तरफ से कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही। सर, टोटल कितने बूथ हैं और किस प्रकार से वोटर जो है लगातार 51 बूथ हैं और सभी बूथों के ऊपर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। आज लोकतंत्र पर्व है और हर युवा साथी से मैं अपील करता हूं कि घर से बाहर निकले और इस पर्व में अपनी आहुति डालें। वोट की आहुति जो बहुत मायने रखती है और अपना सोच समझ के अपने जो है किसी के बहकावे में ना आके वोट करें। और बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिन पे वोट डाला जा सकता है। मैं चाहूंगा कि जात पात की राजनीति से ऊपर उठ के विकास के मुद्दों पे वोट डालें। धन्यवाद। मेरा नाम दिनेश कुमार है, मैं वार्ड नंबर 19 से हूँ और वोट सबको डालना चाहिए। वोट किसी को घर में नहीं रखना चाहिए, बाहर निकल के वोट डालना चाहिए। और मैं एक दिव्यांग हूँ और मुझे व्हील चेयर की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास पैसा किया, मैं इसे खुद चलकर अपने वोट डालने आ रहा हूँ। बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।